हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हम अक्सर देखते हैं जब भी कोई डील होनी होती है, लाइक दो लोगों में, दो ग्रुप्स में, दो कंट्रीज़ में, जब भी कोई डील होनी होती है, लाइक कोई मैरिज, कोई शादी होती है, कोई बिज़नेस डील होती है, कोई मकान ख़रीदता है, तो हम क्या करते हैं, हम उस डील को, हम उस कॉन्ट्रैक्ट को राइट डाउन करते हैं, उसको पहले लिखते हैं। इस लिखने का क्या फ़ायदा होता है? ये फ़ायदा होता है कि अगर इन द नियर फ्यूचर कोई आर्ग्यूमेंट आ जाता है, दो लोगों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, एक इंसान दूसरे इंसान को या एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को हरास करता है, एक्सप्लॉइट करता है, तो वो ग्रुप जो है उस डॉक्यूमेंट की तरफ रेफ़र कर सकता है और उस डॉक्यूमेंट में जो कंडीशंस लिखी होती हैं उसको यूज़ करके वो इंसान अपने एक्सप्लॉइटर को जो है लीगली उसके ख़िलाफ़ लड़ सकता है। तो यही काम जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक डॉक्यूमेंट है। इसी तरीके से जैसे हमने देखा बिज़नेस डील्स में लिखा जाता है, इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है एक डॉक्यूमेंट है जिसमें जो है सारी कंडीशंस लिखी हुई हैं। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में देखा था जब एक मुल्क बनता है, लोग साथ आते हैं और एक अथॉरिटी एक इंसान को या एक ग्रुप को अथॉरिटी देते हैं, तो वो जो है इस एग्रीमेंट को राइट डाउन करते हैं। ठीक है, वो एक एग्रीमेंट करते हैं और अक्सर जो है ये एग्रीमेंट लिखा जाता है ताकि इन द नियर फ्यूचर अगर अगर सिटीजन्स को जो है एक्सप्लॉइट किया जाता है, हरास किया जाता है, तो वो सिटीजन्स जो हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से अपनी सरकार के ख़िलाफ़, अपनी उस अथॉरिटी के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठा सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन? A constitution is a set of written rules that are accepted by all the people living in a state. कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट है लिखे हुए रूल्स का और ये ज़रूरी है कि उन सारे रूल्स को एक स्टेट में, एक मुल्क में रहने वाले लोग जो हैं एक्सेप्ट करें। अगर कोई एक्सेप्ट नहीं करता है तो उसकी वजह से मुल्क के लिए ख़तरा बन जाता है। ठीक है, तो ये हमेशा ज़रूरी होता है कि सारे के सारे लोग जो हैं इन रूल्स को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करें। According to Gilchrist, the constitution of state is that body of rules or laws, written or unwritten, which determine the organization of government, the distribution of powers to the various organs of the government, and the general principles on which these powers are to be exercised. ठीक है, गिलक्रिस्ट कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन, एक मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन ये वो बॉडी है, ये वो सेट है रूल्स का और लॉज का। ठीक है, और ये जो रूल्स और लॉज हैं ये रिटन भी हो सकते हैं, अनरिटन भी हो सकते हैं। ज़्यादा एम्फेसिस रिटन पे ही होता है क्योंकि रिटन जब होंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा हम उस पर रिलाई कर सकते हैं। और अनरिटन भी हो सकता है, जैसे ब्रिटेन जो कंट्री है उसका कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है। अक्सर बाकी कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिखा गया है। ठीक है, तो ये जो रूल्स और लॉज हैं क्या करते हैं, ये हमें बताते हैं डिटर्मिन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कैसे बनेगी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स टू द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो वेरियस ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के। हम देखते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री में, हमने पिछली वीडियो में देखा था, डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है पावर सिर्फ एक के हाथ में नहीं होती बल्कि गवर्नमेंट के ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो वेरियस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारी कंट्री में है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। ठीक है, तो इन सब में कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी और किस बिना पे, किन प्रिंसिपल्स की बेसिस पे जो है ये पावर्स वो एक्सरसाइज करेंगे, ये सब रूल्स और लॉज जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं। ठीक है, तो सिंपली ये एक बुक है, ज़रूरी नहीं कि बुक हो, ब्रिटेन में जो है एक बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, जिनको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो एक बॉडी ऑफ रूल्स एंड लॉज आपको याद रखना है, जिसमें क्या होता है, वो बॉडी हमें कहती है कि किस तरीके से आपकी गवर्नमेंट बनेगी, कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी और कैसे पावर जो है वो एक्सरसाइज होगी। तो अब सवाल आता है, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, या ऐसे भी आ सकता है, व्हाट डज अ कॉन्स्टिट्यूशन डू। तो इसके लिए आंसर है स्क्रीन पे। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एश्योरेंस, clarifies power of decision makers, limitation on the powers of government, aspirations and goals of society, fundamental identity of people। ठीक है, तो ये समझना है, पहला ही है कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एश्योरेंस। याद रखिए, आज की जो कंट्रीज़ हैं या हमारी जो कंट्री है, ठीक है,
डाइवर्स कंट्रीज़ हैं, यानी कि एक मुल्क में एक ही प्रकार के, एक ही किस्म के लोग नहीं रहते हैं। डिफरेंट एथनिसिटीज़ के, डिफरेंट रिलीजन्स के, डिफरेंट प्रोफेशंस के, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट क्लास के लोग रहते हैं। और हमारी कंट्री मोस्ट डाइवर्स, वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड है, ठीक है। तो इन सब में ये ज़रूरी है, ज़रूरी भी नहीं है, बट इट्स रियली नेचुरल कि कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, ठीक है। रिच पुअर में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, डिफरेंट कास्ट में, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि कुछ रैशनली अग्रीड बेसिक रूल्स हो, यानी कि कुछ बेसिक रूल्स हों जिस पे सारे के सारे लोग जो है एट ए टाइम अग्री कर जाते हैं। तो वही बेसिक रूल्स, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिबर्टी, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये जो रूल्स हैं ये सारे के सारे लोग जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, और इससे क्या होता है, मिनिमम कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस मिलती है लोगों को, लोगों में जो है कोऑर्डिनेशन आ जाती है इन्हीं रूल्स की बेसिस पे, ठीक है। लोगों को पता है कि जो दूसरा इंसान है, जो अगला इंसान है, उसके पास मेरी ही तरह रहने का हक है, लिबर्टी का हक है, आज़ादी का हक है, इक्वालिटी का हक है, ठीक है। मैं उसको हरास नहीं कर सकता, वो मुझे हरास नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो कि लोगों में कोऑर्डिनेशन एंड आपस में अश्योरेंस, यानी कि एक दूसरे पे भरोसा दिलाती है या दिलाता है। दूसरा आता है क्लैरिफाइज पावर ऑफ डिसीजन मेकर्स, यानी कि जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो हमारी कंट्री में डिसीजंस बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, उनको इनैक्ट करते हैं, उनकी पावर, किसकी क्या पावर है, वो क्लैरिफाई करती है, ठीक है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि हमारी कंट्री, हमारा मुल्क कैसे गवर्न होगा, हमें बताती है कि हमारी गवर्नमेंट के पास हमारी गवर्नमेंट किस प्रकार की होगी, डेमोक्रेटिक होगी, ओलिगार्की होगी, ऑटोक्रेसी होगी, ठीक है। और ये क्लियर लाइन हमें दिलाता है जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं ना गवर्नमेंट के, उनमें एक क्लियर, उनकी पावर में एक क्लियर लाइन हमें दिखाता है। तो ये जो डिवीजन ऑफ पावर्स है बिटवीन द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, जैसे हमारे मुल्क में 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन तीनों की क्या पावर है ये क्लियरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। लाइक लेजिस्लेचर जो है वो लॉज बनाता है, एग्जीक्यूटिव यानी कि पार्लियामेंट जो है वो इन लॉज को इम्प्लीमेंट करता है, और जुडिशरी जो कोर्ट्स का सिस्टम है वो इंश्योर कराता है कि जो लॉज हैं वो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट नहीं करते। तो ये जो क्लियर कट डिमार्केशन है पावर्स की इन 3 ऑर्गन्स में, ठीक है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्लियरली बताता है। और एक फंक्शन है लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी गवर्नमेंट के पावर को लिमिट भी करता है, यानी कि एक तो उनको बताता है कि आपकी पावर क्या है, दूसरा उनको लिमिट भी करता है, ठीक है। और ये जो लिमिट्स हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ताकि कंट्री जो है अच्छे से गवर्न हो, और जो गवर्नमेंट है वो इन लिमिट्स को कभी भी ट्रेसपास यानी कि इनके पार कभी भी नहीं जा सकती, ठीक है। अगर ये लिमिट ना हो तो गवर्नमेंट जो है कुछ ऐसे लॉज बनाएगी, ऐसे डिसीजंस बनाएगी जिससे लोग जो हैं वो एक्सप्लॉइट होंगे। लाइक गवर्नमेंट ऐसा लॉ बना सकती है कि मेरे खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता, जो हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो हमसे छीन सकती हैं। गवर्नमेंट कहेगी कि कोई रिलीजन नहीं होगा या सिर्फ एक रिलीजन होगा, ठीक है। तो जो हमारा राइट टू रिलीजन है, राइट टू चूज़ आर रिलीजन है, वो हमसे छिन जाएगा। हमारी प्रॉपर्टी हमसे छीन सकते हैं, आर्बिट्ररी अरेस्ट भी कर सकते हैं, लाइक जिसको मर्जी हो उसको अरेस्ट कर लिया, ठीक है। या डिस्क्रिमिनेशन भी कर सकते हैं, लाइक जैसे एडोल्फ हिटलर की बात अगर हम करें तो वो चाहते थे कि सिर्फ जर्मन एथनिसिटी के ही लोग हमारी कंट्री में रहें। उसके कुछ रूल्स थे जो वो समझता था कि इस किस्म की जो आइज़ हैं, ठीक है, वो ये वाली आइज़ वाले लोग हमारी कंट्री में रहेंगे, ब्लॉन्ड, फेयर स्किन, जो फिज़िकली अच्छे हों वो ही हमारी कंट्री में रहेंगे। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है सरकार कर सकती है, लेकिन इस पे जो रिस्ट्रिक्शन लगाता है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लगाता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली हमें बताता है कि लोगों के पास कौन से राइट्स हैं जिनको हम हमारी कंट्री में फंडामेंटल राइट्स कह सकते हैं, ठीक है, कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स लाइक ये हमें देता है फ्रीडम, पहला ही है राइट टू लिव, ठीक है, राइट टू लिबर्टी में आता है, आज़ादी है सबके लिए, सबके पास, ठीक है। तब तक आज़ादी है जब तक कि हम दूसरे को
हार्म नहीं करते हैं। और है राइट टू इक्वालिटी, हम सब जो है बराबर है, हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइस है, ठीक है। हम अगर आर्बिट्रेरी अरेस्ट होते हैं तो हम जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, ये हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिलाता है। उसके बाद आता है एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी। तो जब हम एक सरकार को चुनते हैं तो हम क्यों एक सरकार को चुनते हैं? जाहिर सी बात है, हमारी कुछ मांगे होती हैं, हमारी कुछ डिमांड्स होती हैं जो कि एक पार्टी हमें बताती है कि मैं आपकी ये डिमांड्स पूरी करूँगी या करूँगा, तो इस वजह से इस बेसिस पे हम उसको चुनते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा सरकार का सरकार का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मैं लोगों के लिए अच्छा करूँ, उनकी जो एस्पिरेशंस हैं, उनकी जो मेरे से उम्मीदें हैं वो मैं पूरी करूँ। तो ये एस्पिरेशंस लोगों की ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं, जिनको हमारी कंट्री में DPSPs कहा जाता है, उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है। इसमें क्या लिखा जाता है कि इसमें लोगों की तरक्की, लोगों की बहबूदी, सोशल वेलफेयर, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये सब जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि फंडामेंटल राइट्स जो है ना, अगर वो हमसे छिन जाते हैं तो हम कोर्ट जा सकते हैं, उनको वापस पा सकते हैं। बट DPSPs जो है ये ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट उनको हमेशा फॉलो करे, और अगर वो उनको फॉलो नहीं करती हैं तो हम जो है उनके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। ये हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है। उसके बाद है फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल। हमने देखा कि हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं हमारे पास। पहली ही बात, अगर हम अपनी शनाख्त की बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एक कास्ट है, तो मेरी अपनी कास्ट वाले जो मेरे कास्ट के लोग हैं वो मेरी आइडेंटिटी है, ठीक है। मेरी पहली आइडेंटिटी हो सकती है मेरी कास्ट हो, ठीक है, या मेरा रिलीजन हो, या मैं कोई डॉक्टर हूँ, टीचर हूँ, तो ये भी मेरी एक आइडेंटिटी हो जाती है, ठीक है। मैं खुद को एज ए डॉक्टर या एज अ टीचर, एज अ लॉयर आइडेंटिफाई करती हूँ, ठीक है। या मैं वेल्दी क्लास से या मिडिल क्लास से या लोअर क्लास से आती हूँ, तो मैं खुद को उन्हीं में से आइडेंटिफाई करती हूँ, ठीक है। तो डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं यहाँ के लोगों की, हमारी कंट्री के लोगों की। तो अगर जब ये डिफरेंट आइडेंटिटीज़ के लोग हैं तो ये कैसे एक साथ रहते हैं, ठीक है। अगर वो खुद को इन्हीं डिफरेंट आइडेंटिटीज से आइडेंटिफाई करते हैं, तो हो सकता है कि वो आपस में अच्छे से हारमोनियस तरीके से ना रहें, आपस में वो कॉन्फ्लिक्ट्स उनके हो जाए। तो इसी वजह से एक ऐसी आइडेंटिटी होनी चाहिए जो सबकी जो है यकसा हो, यकसा इन द सेंस कि इक्वल हो, सिमिलर हो। तो वो आइडेंटिटी हमारी कंट्री की है इंडियन, ठीक है। वट एवर क्लास वी बिलोंग टू, किसी भी क्लास से हैं, वट एवर रिलीजन वी बिलोंग टू, वट एवर प्रोफेशन we belong to, whatever caste we belong to, it does not matter as long as we are Indians, ठीक है। तो हमारी सबकी एक आइडेंटिटी है that we are Indians। तो ये हमें आइडेंटिटी कौन दिलाता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अब सवाल आता है who made our constitution, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? तो इसके आंसर में ब्रीफ आंसर में आएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उस वक्त की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसी ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी? पहले हम लिखेंगे ओरिजिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये जो ज़रूरत महसूस हुई कॉन्स्टिट्यूशन की, ये 1928 से ही चल रही थी, जब जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले PM थे, उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने जो है उनने कई दफ़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की, ठीक है। और उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये आइडियोलॉजीज़ थी कि पहले ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होगी, यानी कि सबको वोट मिलेगा, वोट करने का हक मिलेगा, जो कि अब वो उस वक्त 21 था, ठीक है। राइट टू फ्रीडम मिलेगी सबको, इक्वालिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये इनडायरेक्टली इलेक्ट हो गई, डायरेक्ट इलेक्शन इसमें नहीं हुए, ठीक है। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया था December 6, 1946 को, ठीक है। उस वक्त जो हमें याद रखना है, उस वक्त का जो इंडिया था वो
ब्रिटिशर्स के अंडर था, ठीक है। ब्रिटिशर्स जो है उस वक्त हमारे इंडिया पे हुकूमत कर रहे थे और इसको आज़ादी के बहुत नज़दीक थे हम उस वक्त, ठीक है। तो जब उनको फ़ील हुआ कि अब जो है हमने इंडिया छोड़ ही देना है, तो उन्होंने यहाँ के इलेक्शंस के लिए जो है कैबिनेट मिशन प्लान भेजा 1946 में, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें एक ड्राफ्ट था, इसमें लिखा था कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो किस तरीके से जो है इलेक्ट होगी। उस ड्राफ्ट में लिखा था कि इंडिया की जो है लगभग 20 से 24% की जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो ही वोट करेंगे, सारे लोग वोट नहीं कर सकते हैं। उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज बताई कि रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज के ज़रिए से इलेक्शंस होंगे। तो उस वक्त का इंडिया हमें याद रखना है, दो प्रकार का इंडिया था। वन वाज ब्रिटिश इंडिया, अनदर वाज प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश इंडिया वो वाली प्रोविंसेस थी जिस पे डायरेक्टली ब्रिटिश रूल कर रहे थे। प्रिंसली स्टेट्स वो स्टेट्स थी जिस पे ब्रिटिश इनडायरेक्टली रूल कर रहे थे, डायरेक्टली उन पे रूल कर रहे थे प्रिंसेस, ठीक है। तो इस कैबिनेट मिशन प्लान ने बताया कि इनको प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन मिलेगी वहाँ के मेंबर्स को, यानी कि हर प्रोविंस से, हर प्रिंसली स्टेट से मेंबर इलेक्ट होके आएगा इन द रेशियो ऑफ 1:10 लाख, यानी कि 10 लाख लोगों में से एक मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली निकल के आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं जो प्रोविंसेस थी ब्रिटिश इंडिया के अंडर उनको 292 सीट्स मिली और प्रिंसली स्टेट्स को जो है 93 सीट्स मिल गई, ठीक है। अब आती है बात कम्युनिटीज़ की। उस वक्त मेन कम्युनिटीज़ थी हिंदू, मुस्लिम, सिख। उनको भी हर प्रोविंस और हर प्रिंसली स्टेट की पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में ही जो है सीट्स मिली, यानी कि जिस प्रोविंस में जिस मज़हब की, जिस कम्युनिटी की जितनी पॉपुलेशन थी उसी हिसाब से 1:10 लाख रेशियो में जो है उनको सीट्स मिल गई। और हमें याद रखना है जब पार्टीशन हुआ फिर जो यहाँ पे मुस्लिम मेंबर्स थे या जो फिर आगे चलकर पाकिस्तान चले गए पार्टीशन में, तो उसकी वजह से जो है फिर यहाँ का जो नंबर है वो ड्रॉप हो गया। नंबर जो है इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स का वो 299 से 284 हो गया, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जब वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्ट नहीं हुई थी तो हम कैसे बता सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सही था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो मतलब फुल्ली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि हमें यहाँ पे सारी कम्युनिटीज़ के मेंबर्स को प्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन मिली, यानी कि जितनी वो पॉपुलेशन में थे उसी हिसाब से उसी प्रपोर्शन में जो है उनको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिली, ठीक है। याद रखना है 26 मेंबर्स जो है शेड्यूल कास्ट से थे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम पार्टी वाइज देखें तो ऑब्वियसली उस वक्त कांग्रेस मेन पार्टी थी तो उसको 82% सीट्स मिल गई, लेकिन कांग्रेस खुद में इतना डाइवर्सिफाइड ग्रुप था, यानी कि हर किस्म के, हर ओपिनियन के इंसान, हर ओपिनियन के मेंबर खुद कांग्रेस पार्टी में आते थे। तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को जो है एक फुली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाता है जिसमें हर रिलीजन के, हर कास्ट के, हर बैकग्राउंड के लोग आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिसंबर 6, 1946 से बनना शुरू हो गया और आखिरकार वो बन गया 26 नवंबर 1949 को वो अडॉप्ट हुआ और फिर अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाता है, वो इनैक्ट हो जाता है वो 26 जनवरी 1950। और ये 26 जनवरी 1950 जो है 26 जनवरी हम हर साल एज रिपब्लिक डे मनाते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 2 ईयर्स 11 मंथ्स और 18 डेज़ में बनाया गया। तो आई होप आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इट इज़ जस्ट सिंपली अ बुक ऑफ रिटन रूल्स एंड लॉज अबाउट कैसे एक कंट्री गवर्न होगी, ठीक है। तो ये अब लास्ट में एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है एक बैग ऑफ बोरोइंग्स कहा जाता है। बैग ऑफ बोरोइंग्स इसलिए कहा जाता है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो बहुत सारी कंट्रीज से इंस्पायर थे, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से जो है कोई ना कोई प्रोविज़न लिया है और फिर उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इंसर्ट किया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैं मेन 5 बताऊँगी आपको। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो है हमने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन लिया है जिसकी बेसिस पे हमारे हर साल इलेक्शंस होते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ये भी वहाँ से ही लिया है। रूल ऑफ लॉ, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर,
लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ये 5 चीज़ें हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने चैप्टर और ऑन फंडामेंटल राइट्स लिया है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू लिया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी लिया है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमें आता है अ क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, आइडिया ऑफ रेजिडोरी पावर। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमें मिले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आ जाते हैं। इसमें से कुछ प्रोविजंस लाइक फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एंड इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको सपोर्ट दिखाइए, लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। एंड तब तक के लिए बाय।